गुड इवनिंग, नमस्कार। शनिवार को हमने दो अपने कवि किए थे, उनके जीवन परिचय किए थे। हमारे टोटल 6 कवि हो गए हैं। आज हम कवि केशवदास जी का जीवन परिचय करेंगे, जो हमारे हिंदी साहित्य के बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं। जीवन परिचय केशवदास जी हिंदी साहित्य के रीति काल के अंतर्गत रीति बुद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि और आचार्य माने गए हैं। केशवदास जी जो हमारे हिंदी साहित्य का रीति काल है, उसके अंदर जो धाराएं आती है ना, रीति सिद्ध, रीति बुद्ध, रीति मुक्त, जो मैंने आपको करवाई हुई हैं सभी धाराएं, उसमें मैंने आपको केशवदास जी के बारे में भी करवाया हुआ है। इसमें हम थोड़ा डिटेल से ज़्यादा करेंगे। उसमें रीति बुद्ध में केशवदास जी के बारे में करेंगे आज हम। वो रीति बुद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि माने गए हैं। इनका जन्म आचार्य केशवदास का जन्म अरोसा में हुआ है, मध्य प्रदेश में। ये भी क्वेश्चन रिपीट होता है, जो मैंने आपको कल भी बोला, अंडरलाइन है, वो क्वेश्चन है आपके, ठीक है। केशवदास जी का जन्म कहाँ पे हुआ? अरोसा, मध्य प्रदेश में हुआ, 1555 में हुआ है, ठीक है। उन्होंने हिंदी में लक्षण ग्रंथ परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है। लक्षण ग्रंथ का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो लक्षण ग्रंथ का प्रवर्तक केशवदास जी को माना जाता है। दरबारी जीवन केशवदास जी वे अरोसा नरेश महाराज राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह के दरबारी कवि, गुरु और मित्र थे, ठीक है। इनका जो दरबारी जीवन था वो अरोसा नरेश राम सिंह के भाई इंद्रजीत के आश्रय में बीता था। शैली और काव्य ये अलंकारवादी कवि माने जाते हैं, ठीक है। उनके काव्य में पंडित प्रदर्शन और कठिनता अधिक है। पंडितीय प्रदर्शन और कठिनता बहुत ज़्यादा है। इनकी भाषा ब्रिज भाषा है, ठीक है। इनकी भाषा ब्रिज भाषा है और ये अलंकारवादी कवि माने गए हैं। उनके काव्य में पंडितीय प्रदर्शन, कठिनता अधिक है। उपाधि इन्हें कठिन काव्य का प्रेत की उपाधि मिली गई है। कठिन काव्य का प्रेत इन्हें क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके शब्दों में कठिनता बहुत ज़्यादा है, इसलिए इनको कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। प्रमुख कृतियाँ, इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं, ठीक है। रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, ये मैंने आपको पहले भी करवाई थी इनकी कृतियाँ। रसिक प्रिया में 1591 में श्रृंगार और नायिका भेद पर आधारित है। रसिक प्रिया कवि प्रिया काव्य शिक्षा देने के उद्देश्य से रचा गया है। जो रसिक प्रिया है वो श्रृंगार नायिका भेद पर आधारित है। कवि प्रिया शिक्षा देने के उद्देश्य से रचा गया है। इसे 1601 में इसकी रचना की गई और रसिक प्रिया की 1591 में। उसके बाद आ गया हमारा रामचंद्रिका, राम कथा पर आधारित महाकाव्य जो अपनी संवाद योजना के लिए प्रसिद्ध है। रामचंद्रिका इनका बहुत ही महत्वपूर्ण काव्य माना गया है। ये छंदों का अजायब घर भी कहा गया है इसे, जो कि केशवदास की रचना है। इसमें राम कथा पर आधारित महाकाव्य है जो अपने संवाद योजना के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। उसके बाद आ गया अन्य कृतियाँ इनकी कौन सी है? रतन भावनी, वीर सिंह, देवचरित्र, विज्ञान गीता, छंदमाला, बारामासा, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। मृत्यु लगभग 1617 ईस्वी के आसपास इनकी मृत्यु हो गई थी। 1555 में जन्म हुआ केशव जी का, 1617 में इनकी मृत्यु हो गई थी। राम स्वरूप चतुर्वेदी ने केशव की रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा है। छंदों का अजायब घर राम स्वरूप जी ने रामचंद्रिका को कहा है। आचार्य शुक्ल के अनुसार केशव में कवि हृदय ना था, उनके अंदर कवि हृदय नहीं था। आचार्य शुक्ल के अनुसार केशव उक्ति व्यचित और क्षण शब्द कीणा के प्रेमी थे। शब्द कीणा और उक्ति प्रेमी थे केशव। किसने कहा? आचार्य शुक्ल जी ने ये बात कही। उसके बाद आ गया विद्यापति। विद्यापति एक मैथिली ब्राह्मण लेखक और कवि थे, ठीक है, जो अपने विद्वान पूर्ण संस्कृत काव्य और मैथिली भाषा में लिखी गई कामुक कविताओं के लिए माने जाते हैं। जन्म विद्यापति का जन्म 1352 ईस्वी विपासी मधुबनी बिहार प्रांत में हुआ है। विद्यापति का जन्म कब हुआ? 1352 में हुआ, विपासी मधुबनी बिहार में हुआ। मृत्यु 1448 में विपासी उत्तर पूर्वी भारत में इनकी मृत्यु हुई थी।
1352 में जन्म हुआ और 1448 में इनकी मृत्यु हुई। कवि कोकिल विद्यापति का पूरा नाम विद्यापति ठाकुर था। इनका पूरा नाम क्या था? विद्यापति ठाकुर। इनकी माता गंगा देवी और पिता गणपति ठाकुर थे। माता गंगा देवी थी, पिता कौन थे? गणपति ठाकुर। विद्यापति के कुल 14 ग्रंथ थे, जिनमें से 11 संस्कृत के, 2 अर्वट के भाषा के और एक मैथिली का था। कुल इनके 14 ग्रंथ हैं, जिनमें 11 संस्कृत के, 2 अर्वट भाषा के और एक मैथिली का है। विद्यापति के गुरु का नाम पंडित हरि मिश्र था। विद्यापति के गुरु का क्या नाम था? पंडित हरि मिश्र। पदों की मधुर गीतात्मकता के कारण ही इन्हें मैथिली कोकिल कहा जाता है। इन्हें मैथिली कोकिल क्यों कहा जाता है? पदों की मधुरता, जो ये पद गाया करते थे उसमें बहुत ज़्यादा मधुरता थी। इनके कंठ में मधुरता होने के कारण इन्हें मैथिल कोकिल कहा जाता है। पंचानन ने इन्हें मैथिली कोकिल कहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इन्हें मैथिल कोकिल विद्यापति को किसने कहा था? पंचानन ने। विद्यापति रचनाएं पदावली, कृतिलता, कृति पताका इनकी रचनाएं हैं। पदावली 1460 रचना काल है पदावली का। इनकी 3 रचनाएं हैं, पदावली, कितावली, कृति पताका। पदावली ये 1460 इनका रचना काल है। ये राधा कृष्ण प्रेम संबंधी रचना है। इसमें राधा कृष्ण के प्रेम की गाथा है। इसकी भाषा मैथिली है पदावली की। उसके बाद आ जाए कृतिलता। 1460 रचना काल है इसका। पदावली का भी 1460 है, कृतिलता का भी 1460 है रचना काल। इसमें कवि विद्यापति ने कृति सिंह के राज्य प्रति के प्रयत्नों का वर्णन किया है। कृतिलता में विद्यापति ने स्वयं के लिए खेलन कवि का उल्लेख किया है। कौन से शब्द का उल्लेख किया है? खेलन कवि का। किसमें? कृतिलता में। उसके बाद आ गया कृति पताका। यह रचना अर्वट की रचना है। ये संस्कृत, प्राकृत, मैथिली संयुक्त रूप में रचित ये रचना है। ये 3 मिश्रित भाषाओं में रचित है कृति पताका, संस्कृत, मैथिली, प्राकृत। विद्यापति के उल्लेखनीय भक्ति गीतों में से एक है जय जय भैरवी। कौन सा इनका महत्वपूर्ण? जय जय भैरवी। ये देवी भैरवी को समर्पित एक गाओ सोनिक गीत है। हमने केशवदास विद्यापति भी कर लिए। हमारे टोटल 8 कवियों का जीवन परिचय कंप्लीट हो गया है। आज हमने टोटल 8 कवि कर लिए हैं। कल हम 2 और कवि करेंगे जो हमारे सिलेबस में है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।